देखिए इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है, बात ही से मतलब वर्ड से ही आ रहा है कि भाई दो वर्ड है, एक है आपका इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या, इंडिया का इंटरनल, तो ये मान लीजिए इंटरनल, ये आपका इंडिया का मैप हो गया, तो ये आपका इंटरनल हो गया, तो इसका सिक्योरिटी, ठीक। तो देखिए जैसे कि हम लोग 2 4 5 10 ऐसे टॉपिक है जिसको कि मतलब कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन यदि ये इंटरनल सिक्योरिटी एक कीवर्ड है, ये बहुत ही इसका वास्ट एरिया होता है, क्योंकि इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इंटरनल सिक्योरिटी में केवल हम लोगों का प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी देंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी देंगे या लाइफ की सिक्योरिटी देंगे, इस सब को नहीं प्रॉपर इंडिकेट किया। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब इंडिया के अंदर की सिक्योरिटी, अब उसमें सब कुछ आ सकता है, लोग हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, जितना है सब कुछ इसके अंदर आ सकता है, समझ गए। लेकिन इसके सेंटर में क्या किसको रखा गया है, मानव रखा गया, ये ह्यूमन बीइंग है, इसकी इसका लाइफ और इसके लाइफ को जो चीज अफेक्ट करता है, जैसे मान लो ये लोग है, ये सोसाइटी होगी, ये सोसाइटी है, इसके अंदर ये लोग रहते हैं, ठीक। ये लोग खाना खाते हैं, फूड खाते हैं। अब ये फूड का यदि सप्लाई बंद हो गया किसी भी रीजन से, या पॉइजनस सप्लाई हो रहा है, ठीक, तो ये भी आपके इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर एक चैलेंज है। जैसे कि मान लीजिए अभी ये जैसे कि अभी ट्रेन एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, मुझे नहीं पता है इसमें क्या है, इंटरनल नहीं है, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से ये ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मे भी इसमें टेक्निकल ग्लिचेज होंगे, टेक्निकल इशू होगा भाई किस वजह से, लेकिन गवर्नमेंट को या इसको जिस मतलब जिस फ्रीक्वेंटली इस तरह के एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, जबकि भाई इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एकाएक तो खराब तो नहीं हो गया ना, आज से 2 साल 4 साल पहले, जब उसको देखना चाहिए परसेंटेज, मान लो पीछे कितना था पिछले साल या 2 4 साल पहले, अभी 1 साल या 6 महीने में एक्सीडेंट क्यों इतना फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो ये कि इंटरनल सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। तो ये इसका रीजन बहुत, इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा इसका एरिया कवर होता है। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी भी आपके इंटरनल सिक्योरिटी में इसको आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि सिक्योरिटी देख लीजिए, ये हो गया, मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक, कोई कंट्री है, उसके ये हो गया उसके फूड ग्रेन्स, उसका ये सोसाइटी हो गया, इसमें ये लोग रहते हैं, ठीक। अब ये कोई एक्सटर्नल एजेंट पी विद द हेल्प ऑफ यहाँ का जो एक मैलिस एलिमेंट है के को फोर्स करके यहाँ के फूड को जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर देगा, मान लीजिए पॉइजनस कर देगा या पूरा डिस्टर्ब कर देगा या इसको खराब कर देगा। तो यहाँ का फूड का सप्लाई इन लोगों की, इन सोसाइटी को नहीं हो पाया। तो जो इस सोसाइटी का जो स्टेट है, जो इसको कंट्रोल करता है, जो रेगुलाइज करता है, उसके लिए एक चैलेंज तो हो गया ना इस फूड के सप्लाई को। मतलब एक हाइपोथेटिकल चीज मैं बता रहा हूँ, तो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या सब इंक्लूड हो सकता है। मान लीजिए कि ये अपना देश हो गया, ठीक। अब देखिए इधर से अब ये डिस्टेबलाइज हो गया, मतलब बांग्लादेश, माइग्रेशन इधर इधर इधर, ठीक, इधर इधर इधर, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या एथनिकली बहुत डाइवर्स है ये रीजन, ठीक। जो त्रिपुरा है वहां का एथनिसिटी बहुत डाइवर्स है। अब इसमें यदि माइग्रेशन यहाँ से होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डिस्टर्बेंस और क्रिएट होगा। अब देखिए ये आपका झारखंड हो गया, ये झारखंड है, ये एक ट्राइबल बेल्ट है झारखंड में। यदि यहाँ से माइग्रेशन होगा तो इस ट्राइबल, यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करेगा, तो मे भी एक सिक्योरिटी का चैलेंज हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये जो बांग्लादेश है, इसके अंदर जो जैसे कि यहाँ पे ब्रिंजल का जो
प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अडॉप्ट कर लिया है, जीएम क्रॉप को अडॉप्ट कर लिया मान लीजिए वहां पे। अब ये जीएम क्रॉप को अडॉप्ट कर रहा है तो ये बांग्लादेश के अंदर, अब मान लीजिए यहाँ से जो कोई वायरस है या कोई ऐसा है, यहाँ के रीजन वाले जो आपका गंगेटिक प्लेन है, जो लोअर गंगेटिक प्लेन है, जो बंगाल का रीजन है, ठीक, जो बंगाल का रीजन है, जो बंगाल क्या है चावल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है, यहाँ से ये जेनेटिकली कंटामिनेशन हो जाए, ये मान लो यहाँ की जो वायरस है या जो 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 पॉलिनेटर एजेंट है वहाँ के प्रोडक्शन के लिए, वो इसमें आके इसको क्या कर दे, कंटामिनेट कर दे यहाँ के फूड प्रोडक्ट को। तो बंगाल तो आपका चावल का प्रोडक्शन वाला है, बहुत ज्यादा है, तो अब चावल का प्रोडक्शन कम होगा तो कंट्री के एक सिक्योरिटी चैलेंजेस तो आ जाएंगे ना, क्योंकि भाई आपकी फूड सिक्योरिटी पर डिसरप्शन हो जाएगा। तो इट इज ये हो क्या हो गया, मैं आपको एक वास्ट एक चीज दिखा रहा हूँ, रीजन मतलब दिखा रहा हूँ, ठीक। वैसे ट्रेडिशनली आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस में मतलब जो दिखाया गया है वो एक तो टेररिज्म हो गया, टेरर हो गया, नक्सल हो गया, उसके बाद सेपरेटिज्म हो गया आपका, सेपरेटिज्म, ठीक, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक, साइबर अटैक, उसके बाद फेक करेंसी, ठीक, आपका कोस्टल सिक्योरिटी आफ्टर द 26/11, ठीक, कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक, फेक करेंसी हो गया, हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग, समझ, ये आपका मेन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए नक्सल को स्टार्ट करते हैं। नक्सल को देखिए, अब सबसे पहले हम नक्सल को देखेंगे तो भाई इसमें हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, तो भाई ये है क्या, व्हाट, इसका मतलब क्या रीजन था, कॉज क्या था इसको होने के लिए, इसका भाई मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, मान लो चलो ठीक है वो देख लिए, ठीक, फिर इसका जो ऑपरेशंस होता है उसका मतलब कॉज देख लिए, मोडस ऑपरेंडी देख लिए, फिर इससे भाई ये चैलेंज किस तरह का है, ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक, ठीक, और इसको खत्म करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, रिपोर्ट, इसको खत्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, समझ गए। ये तो व्हाट देखिए जब है नक्सल है क्या, इसको जेनेसिस का उद्भव होने के लिए, जेनेसिस होने के लिए या इमर्ज हो उसके पीछे क्या रीजन था, ठीक, फिर इसका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या है वो देख ली, भाई इस किस बेसिस किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। जब उसको प्रिंसिपल देखेंगे तो फिर उस अलग अलग चीज को हम देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, ये चैलेंजेस किस तरह का है अपने सोसाइटी के लिए, फिर इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ठीक, इतने हम एंगल पर यदि देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसका मान लो एक और देखिए, ज्योग्राफिकल एक्सपांशन देख लिए, तो जो आपका नक्सल है ये देखिए, इसका मैप देखेंगे तो एक रेड, ये है आपका नक्सल प्रभावित एरिया, ठीक, कुछ महाराष्ट्र में भी था, इधर ये आपका नक्सल का मेन एरिया हो गया। अब हम ज्योग्राफी में जब हम पढ़े थे इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया दंडकारण्य वाला रीजन, ठीक, जिधर आंध्र तेलंगाना तक फैला हुआ था। अब व्हाट में हम देखते हैं, ये नक्सलवादी के बारे में देखते हैं, नक्सल के बारे में, ये एक कानू सन्याल और चारू मजुमदार, ये दोनों ने मिलके 60s में, मतलब 1947 में अपन लोग को फ्रीडम मिली है और ये 60s में स्टार्ट हो गया। तो भाई इनका मतलब क्यों स्टार्ट हुआ, अब हम वो देखेंगे। ये जो स्टार्ट हुआ था नक्सल, इसका मेन कहना ये था, जो भाई जो हम आजाद तो हो गए हैं, देश तो आजाद तो हो गया है, लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड है, लैंड का या वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है, वो केवल कुछ सेक्शंस मतलब के लोगों के पास में है, ठीक।
तो इनका कहना है, जो मैं स्टेट से कह रहा हूं, जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, जो दबे कुचले हैं उनको उनके तक हो जाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन के यदि मान लो 5% लोग 75% लैंड को कवर करेंगे, मतलब उसको रूल करेंगे, 75% लैंड इसके ऑनरशिप में रहेगा, तो बाकी जो इधर लोग हैं, बाकी जो 95% लोग हैं, उनको इनके खेत में जाकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इनके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। अब जब इनके ऊपर डिपेंडेंसी होगी तो ये इसको क्या करेंगे, इसका शोषण करेंगे, अलग अलग तरीके से इनको शोषण करेंगे। इनका जो कहना है, मतलब वर्जन इनका कहना है, इसलिए लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए था, इन पूरे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके लिए क्या था तो भाई, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो जमींदारी कानून था उसको खत्म, जमींदारी कानून था उसके थ्रू लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। उसके लिए यदि हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो भूदान उदान आंदोलन हुआ था, या उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1950s में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कानून लेके आए थे, जो भाई जमींदारी को खत्म करो, इसके लिए आए थे। ठीक, तो ये सब तो हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं हुआ इम्प्लीमेंटेशन उस चीज का नहीं हुआ, तो यहाँ के जो लोग थे, मेन ये बंगाल, इस रीजन यहाँ के जो लोग थे, दूसरा ये सोशल डिस्पैरिटी तो थी ही पहले से ही। ठीक, तो जो सोसाइटी के नीचे वर्ग का जो लोग थे ना, उनके पास तो कुछ था नहीं, और ये इन चीज के लिए कह रहे थे जो भाई हम लोगों को मिलना चाहिए। इवन ये भी कहा जाता फ्रीडम मिलने के बाद, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक जो क्लास था वो कह रहा था कि जो कि भाई ये आजादी, कोई आजादी है क्या, इसमें तो हम मतलब ब्रिटिश से छूटे और यहाँ के ब्राउन ब्रिटिशर, ब्राउन इंडियन के मतलब कंट्रोल में आ गए, इस तरह के था। तो यहाँ पे ये चारों मजुमदार कानू सन्याल जो थे, यहाँ से दार्जिलिंग, ये पश्चिम बंगाल के अपर वाले एरिया में, ये लोग जो थे, इन्होंने क्या कहा, जो भाई अब सरकार जब हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम क्या करेंगे कि जो जिसके पास तो ये खेत हो गया, खेत का जो प्रोडक्शन है, मान लीजिए जमींदार है, जमींदार अपना मतलब ले जाएगा, खेत का प्रोडक्शन करके घर ले जाएगा, तो हम जाएंगे, गुट में जाएंगे और इनके घर से छीन के ले आएंगे। मतलब एक ये था, जो अब हम बाय फोर्स अपना जो अप टू हिम अकॉर्डिंग टू देम, तो वो हम बाय फोर्स लेंगे। तो ये चारू मजुमदार और ये कानू सन्याल, ये दोनों मिलके ये आइडियोलॉजी स्टार्ट की। ये दोनों जो थे इन्फ्लुएंस थे, किससे इन्फ्लुएंस थे, ये इन्फ्लुएंस थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनीज, सीपीसी जो था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो उस टाइम क्या नाम था उसका, माओ के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। क्योंकि माओ ने क्या किया था, जो चाइनीज कांग्रेस था उसको भगा के और कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट का मतलब कंट्रोल पूरे चाइना पे कर लिया था 1949 के अंदर। और माओ ने भी क्या किया था, माओ ने था जमींदार को खत्म करके और मतलब बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को खत्म करके, वो ये जो नीचे का क्लास है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलिटेरियत क्लास और बुर्जुआ क्लास, दो क्लास होते हैं ना, बुर्जुआ क्लास और पॉलिटेरियत क्लास। बुर्जुआ क्लास क्या, जो सोसाइटी के अंदर जो धनी वर्ग हैं वो उसे बुर्जुआ क्लास बोला जाता है, और पॉलिटेरियत क्लास का जो नीचे वर्ग के लोग हैं, मजदूर, किसान, ये सब जो है उसे बुर्जुआ क्लास, पॉलिटेरियत क्लास बोला जाता है। तो माओ ने क्या किया था, जो इस बुर्जुआइज को खत्म करके पॉलिटेरियत का राज लाया था। वो किसके थ्रू, बाय गन, द बैरल ऑफ गन, मतलब उसका एक बहुत स्टेटमेंट अच्छा है, द एडमिनिस्ट्रेशन या द कंट्रोल या फ्रीडम केम थ्रू बैरल ऑफ गन, ऐसे ही कुछ करके है उसका। तो उसने स्टार्ट किया। तो ये दोनों जो थे, चारू और कानू से, ये इनके आइडियोलॉजी से थे। इन्होंने सोचा कि भाई बाय फोर्स और बाय बैरल मतलब गन के बदौलत हम ये लेके आएंगे, जैसे माओ ने लेके आया है वो लेके आएंगे, जिससे जो समाज के ये वर्ग हैं उनका राइट्स इन तक मिलेगा। तो ये स्टार्ट यहाँ से इस आइडियोलॉजी पे स्टार्ट होता है। समझ गए इसके पीछे का हिस्ट्री समझ गए? तो ये था। अब देखिए ये नक्सल कैसे एक बहुत बड़ा इशू हो गया। तो अब इनका मेन क्या था, बाय फोर्स मतलब बाय गन स्टेट को हटाना। मतलब अभी जो प्रेजेंट का जो स्टेट है, जो राज है, जो सिस्टम है, उसको खत्म करना और हम लेके आएंगे। ठीक, अब देखिए
यहां से ये नक्सल अब उसके बाद क्या करना स्टार्ट किया, जो स्टेट का जो मशीनरी था उसको खत्म करना स्टार्ट किया। समझ गए? अभी देश आजाद ही हुआ था, ये वाला रीजन जो है दंडकारण्य रीजन, ये छोटा नागपुर वाला जो झारखंड का रीजन आता है और नीचे का जो रीजन आता है, ये वैसे ही क्या था, अंडर डेवलप था पूरा। ठीक, अभी डेवलपमेंट हुआ भी नहीं था इधर, समझ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। तो अब ये इन लोगों ने क्या किया, एक तो स्टेट के साथ टकराना स्टार्ट किया। इनके दो फ्रंट पर लड़ाई था, एक तो स्टेट को से फाइट करना, और दूसरा ये था जो नीचे वाले वर्ग है उसको आइडियोलॉजिकली उसको बूस्ट करना, उनको बताना कि आई एम द, जो कि मतलब अब तो भाई ये अपना उठा लिए हथियार। इनका ये था जो भाई स्टेट को हटाएंगे, अपना राज्य लेके आएंगे। तो इसके लिए इनको क्या चाहिए था, इसके लिए दूसरा इसके फ्रंट पे क्या था, जो भाई हम लोगों को, जो लोग हैं उसको अपने आइडियोलॉजी को किस तरह से जब तक हमारा सपोर्टर नहीं होगा तब तक कैसे मतलब चलेंगे। तो ये अपने आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करना स्टार्ट किए और नीचे के वर्ग जो था उसमें अपने आइडियोलॉजी को फैलाने का कोशिश किए। दूसरा क्या था, यहाँ के जो जमींदार वर्ग थे, जो 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 बुर्जुआई लोग था, बुर्जुआई लोग यदि किसी भी तरह का थोड़ा सा भी मतलब एग्रेसिव या फोर्स का यूज करते नीचे की क्लास पे नीचे थोड़ा सा भी फोर्स का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक सेंटिमेंट का एक बदले, एक रिवेंज की भावना है जागी। और उस जब इसके सोसाइटी के अंदर वो रिवेंज होता है तो उसका कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि ये वाला जो नक्सल वाला था, वो उसको अपने तरफ खींच दिया, जो देख के किस तरह से जमींदार तुम लोगों पे अत्याचार कर रहा है, तुम अब इससे बदला लो और आ जाओ मेरे साथ, इस जमींदार को खत्म करेंगे, इस जमींदार से जो चीज है अपनी जमीन वापस लेंगे। ठीक है यार, 70s 80s वाला मूवी देखिए ना, मूवी में उसमें बहुत कुछ मिलता है। एक गांव के ठाकुर था और किसान थे इस तरह के, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। अब देखिए 60s के बाद, अब 60s के बाद फैलना स्टार्ट किया, समझ गए, ये फैलना स्टार्ट किया। अब ये एक्सप्रेशन स्टार्ट होता गया। तो अब इनका मेन ये काम था, जो अब जो स्टेबल मतलब स्टेट है उसको डीस्टेबल करना है, स्टेबल स्टेट है उसको डीस्टेबल करना, तभी तो उनका राज आएगा। तो उन्होंने मेन करना क्या स्टार्ट किया, जो डेवलपमेंट जो था उसको खत्म करना स्टार्ट किया। और ये बेल्ट जो है, ये सब बेल्ट था मिनरल रिच बेल्ट, मिनरल। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती थी, मतलब माइनिंग हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो वो उसको हार्म करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। और किस नाम पे इन्होंने किया था, यहाँ पे देखो दो आइडियोलॉजी काम, एक करता है कि जो भाई प्रोटेक्शन, आज के टाइम में जो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, दो आइडियोलॉजी काम करता है। एक काम का कहता है जो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, और जो फॉरेस्ट है उसके लिए हम यहाँ पे माइनिंग नहीं होने देंगे। दूसरा आइडियोलॉजी कहता है कि जो भाई हाँ, और ये जो राइट्स, दूसरा आइडियोलॉजी कहता है कि जो जिसका जो जमीन है, जिस जंगल जमीन है, उस जिसका जो है वो उसी के पास रहेगा। और ये इसको जब बड़ी बड़ी कंपनी अपने पास खरीद लेता है तो फिर उसको उसका हक नहीं मिल पाता है। तीसरा आइडियोलॉजी है कि गवर्नमेंट कहता है जो भाई डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो डेवलपमेंट जब होगा तभी तो यहाँ का जो डेवलपमेंट से जो फ्रूट्स मिलेगा वो चारों तरफ फैलेगा, सेंट्रीफ्यूगेट होगा यहाँ से जाके। तो ये चीज है। तो लेकिन ये नक्सल वाले थे जो ये डेवलपमेंट यहाँ पे यदि हो जाएगा, इस एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, एजुकेशन हो जाएगा, तब तो ये हमारे आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे। तो इनका ये था जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट को खत्म करना। तो वाई वाले में हम ये देखेंगे इसका इमरजेंस क्यों हुआ, तो बहुत सारे कारण मिल जाएगा। ठीक, मोड्स ऑफ ऑपरेंडी में मिल जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे यहीं रखते हैं, फिर बाकी